नमस्कार दोस्तों। अफजल गुरु की वजह से देश के लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन खतरे में आ गया था। अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे फांसी दे दिया जाता है और तिहाड़ जेल में मकबूल भट्ट की कब्र के बगल में इनको भी दफना दिया जाता है। इस टाइम पर भारत और पाकिस्तान के बीच वार जैसी सिचुएशन हो गया था। अगर उस टाइम पर वायर नहीं टूटती तो ये लोग इतना सामान लेकर आए थे कि पूरा संसद भवन उड़ सकता था। लाल कृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन जी ये सब लाइव देख रहे थे। आतंकी जो गाड़ी चला रहा था उसके कॉलर पकड़कर उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय जो गेट नंबर 11 पर इंतजार कर रहा था, गाड़ी में टक्कर मार देते हैं ये लोग। ये सब सुनते ही पीएम अटल बिहारी जी और सोनिया गांधी जी अपने सरकारी बंगलों के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही इनकी एम्बेसडर कार संसद भवन के एरिया में पहुंचती है, ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का फेक स्टिकर और लाल बत्ती अपने गाड़ी पर लगा लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला जिले के 2 अफगाह नाम के गांव में ईयर 1969 में अफजल गुरु का जन्म होता है, जिनकी वजह से देश के लोकतंत्र का मंदिर खतरे में आ जाता है। अफजल गुरु ईयर 1988 आते आते सुपोर में अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी करी और सेम ईयर में झेलम वैली मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस टाइम पर अफजल के घर की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ठीक नहीं थी। उसका यह भी मानना था कि कॉलेज में उसके साथ अलग अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी हुआ था, जिसकी वजह से एमबीबीएस की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है और अपना छोटा मोटा काम करने लगता है। इस टाइम पर कश्मीर के हालात भी बहुत ठीक नहीं थे। जम्मू कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत तेजी से फैल रहा था, जिसको जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF चला रहा था। JKLF कम उम्र के लोगों को रिक्रूट कर रहा था इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इसी टाइम पर JKLF के 2 पावरफुल और पॉपुलर लीडर थे कश्मीर के अंदर, यासीन मलिक और हामिद शेख। इनकी नजर अफजल गुरु पर पड़ती है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। उनको लगा कि यह हमारे ज्यादा काम आएगा, तो ये लोग इसके टच में आ जाते हैं। मल्टीपल मीटिंग और मोटिवेशन के बाद JKLF को ज्वाइन करा लेते हैं। JKLF उस टाइम पर यंग कश्मीरियों को रिक्रूट करने के बाद उसको POK के मुजफ्फराबाद ट्रेनिंग के लिए भेजता था। ठीक 1 साल के बाद 1990 में JKLF का यासीन मलिक ने अफजल गुरु को ट्रेनिंग के लिए POK के मुजफ्फराबाद भेज देता है। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद अफजल गुरु और उसके साथ जो लड़के रिक्रूट हुए थे, इन सबको ये पुरानी मैच बॉक्स फैक्ट्री में ले जाता है। इस फैक्ट्री में जब ये लोग पहुंचते हैं तो पहले से पाकिस्तानी ISI वहां पर आतंकी ट्रेनिंग चला रहा था, तो इन लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए फैक्ट्री में ट्रेनिंग चालू कर दिया जाता है। इस पूरी ट्रेनिंग को पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर जैनुल आबदीन पूरा करवाता है। अफजल और उसके साथ कम उम्र के 80 लड़के और थे। इनकी 2.5 महीने तक वहां ट्रेनिंग चलती है। इस पूरी ट्रेनिंग में जैनुल आबदीन ने सभी 80 लड़कों को हथियार चलाने से लेकर कश्मीर के अंदर जाकर कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, इंपॉर्टेंट ब्रिजेज हो गया, इन सबको कैसे अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। इन सब की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी को हथियार दिए जाते हैं। अफजल को भी लौटते टाइम AK-47 3 लोडेड मैगजीन और 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद अफजल गुरु और सभी लड़कों को कुपवारा के त्रिग्राम सेक्टर के रास्ते इंडिया में पहुंचा दिया जाता है। इसी टाइम पर इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेल मिल जाता है कि एक पूरा का पूरा आतंकी ग्रुप POK में ट्रेनिंग लेकर हथियारों के साथ कश्मीर में घुस चुका है। इस इंटेल के आते ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी कश्मीर के अंदर, इनको बैक टू बैक पकड़ना स्टार्ट कर देती है और कई सारे लड़कों को पकड़ लेती है। ये सारी चीजें देखकर अफजल के घर वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अफजल का भी नंबर आएगा और अफजल भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए अफजल के परिवार वाले उनके कजन शौकत हुसैन गुरु के पास मुखर्जी नगर भेज देते हैं। अफजल गुरु मुखर्जी नगर शौकत गुरु के पास पहुंच जाता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है और साइड में छोटे मोटे कमीशन एजेंट के रूप में पैसा कमाने के लिए काम करने लगता है। अफजल और शौकत साथ में रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे। इसके साथ साथ एक आदमी और था जो बारामूला से था और DU के अंदर अरेबिक लैंग्वेज सिखाता था, जिसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, SAR गिलानी। ये तीनों सेम जगह से थे और यूनिवर्सिटी भी सेम थी, तो इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और आगे चलकर ये दोस्ती इन तीनों पर बहुत भारी पड़ती है। इसके बाद 1993-94 तक अफजल DU से अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेता है और इसी टाइम पर कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी।
इसी पर्टिकुलर टाइम पर सिक्योरिटी फोर्सेस एक ड्राइव चलाई थी, जिसमें जो यंग कश्मीरी इंडियन के खिलाफ हो गए थे उनको सरेंडर करके एक नई लाइफ शुरू करने का एक मौका दिया जा रहा था और उनको इनवाइट किया जा रहा था। ईयर 1994 में अफजल के घर वाले अफजल से कहते हैं कि आकर के सरेंडर कर दो। अफजल दिल्ली से कश्मीर आता है ताकि आतंकी गतिविधि से उसका नाम हट सके। अफजल को ट्रेनिंग के टाइम पर जो हथियार मैगजीन बॉर्डर उस पार से लाया था, सारे चीजों को जमा कर देता है और सरेंडर कर देता है। उस समय सरेंडर करने के टाइम पर एक सर्टिफिकेट मिलता था, उसमें लिखा होता था सरेंडर मिलिटेंट। यंग कश्मीरी जो मिलिटेंट बन गए थे उनको सुधरने के लिए एक चांस दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि सरेंडर करने के बाद मारना पीटना शुरू कर देती और जेल में बंद कर देती। नए सिरे से जीवन में सुधार लाने का एक मौका दिया जाता था। और सेम ईयर अफजल दिल्ली आ जाता है और अपना छोटा मोटा मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित बिजनेस स्टार्ट कर देता है। 2 साल तक आराम से अपना काम करता है दिल्ली के अंदर, लेकिन ईयर 1997 में दोबारा अपने घर कश्मीर चला जाता है। यहाँ आने के बाद अफजल मेडिकल और सर्जिकल आइटम को कमीशन बेस पर सेल करने का एजेंट बन जाता है। कई सालों तक कश्मीर में काम करने के बाद फरवरी 2001 में अफजल श्रीनगर के लाल चौक के पास एक दुकान पर सर्जिकल आइटम का सप्लाई कर रहा था। यहीं पर तारिक अहमद नाम के एक आदमी से मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद अफजल की जिंदगी एकदम हमेशा के लिए बदल जाती है। इस मीटिंग में तारिक अफजल से बताता है कि वह अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और कश्मीर के हालात पर ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं। इसके बाद कई बार मिलते हैं और इनकी काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बट्टूरालो मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद इन दोनों में काफी देर तक बातें होती हैं। इसी दौरान तारिक अफजल से सच बताता है कि वह पाकिस्तान का रहने वाला है, वो जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। काफी देर बात करने के बाद तारिक अफजल को जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है और उसको समझाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, एक तो तुम अपने लोगों के लिए लड़ोगे और साथ साथ जो तुम्हारी फाइनेंशियली कंडीशन है वो भी सही करा देंगे। अब ये सारी बातें होने के बाद तारिक एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाता है जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने सबसे ज्यादा आतंकी हमले इंडिया के खिलाफ प्लान किए हैं। तारिक जो था डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद का सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा से मिलवाता है। गाजी बाबा तो था पाकिस्तान का, लेकिन इसने अपना कई सारा बेस कश्मीर के अंदर पहाड़ियों में बना रखा था। इसी तरह से एक बेस अडू हिल्स पहलग्राम जम्मू एंड कश्मीर में बना रखा था। इसी पर्टिकुलर बेस पर तारिक अफजल गुरु को लेकर जाता है। इस बेस पर 60 से ज्यादा हैवीली आर्म्ड मिलिटेंट थे, वायरलेस सेट थे, सैटेलाइट फोन थे, बहुत सारे हथियार और बहुत कुछ थे वहां पर। अफजल के वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद गाजी बाबा वहां आता है और मीटिंग शुरू हो जाती है। और इसी मीटिंग में गाजी बाबा अफजल गुरु को आतंकी गतिविधियां करने के लिए काफी मोटिवेट करता है और कहता है कि आप इस लड़ाई में हमारी मदद करो, ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ये लड़ाई में जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर और लश्कर तैयबा दोनों साथ मिलकर आ रहे हैं और दिल्ली में इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर हमला करेंगे। अफजल पहले से दिल्ली में रह चुका था या दिल्ली के बारे में ऑलरेडी जानता था, तो इसको गाजी बाबा कहता है कि तुमको कुछ नहीं करना है, ये जो फिदाई दिल्ली में हमला करने आएंगे उनके रहने का व्यवस्था करना है। अगर ये काम तुम सही से करते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे और काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान के अंदर तुम्हें सेटल करवा दिया जाएगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद गाजी बाबा ऑडियो कैसेट देता है, लिटरेचर देता है जिसमें मसूद अजहर की स्पीच होती है। इसके बाद इस काम के लिए अफजल गुरु तैयार हो जाता है। गाजी बाबा को 5 आतंकी दिल्ली में भेजना था, जिसमें से जो मोहम्मद नाम का आदमी था वो इन 5 को हेड कर रहा था। गाजी बाबा सबसे पहले अफजल को मोहम्मद से मिलवाता है। अब यहाँ से अफजल का काम यह था कि 5 आतंकियों को दिल्ली में पहुंचाना था और उनकी मदद करनी थी, जिसमें से जो इनके हेड मोहम्मद था इसको सबसे पहले पहुंचाना था। अफजल मोहम्मद से मिलने के बाद अपने कजन शौकत के साथ जो दिल्ली में रहता था पहले उसको फोन मिलाता है और मोहम्मद के लिए एक रूम अरेंज करने के लिए कहता है। उस पर्टिकुलर टाइम पर उसने शौकत को कुछ नहीं बताया था। शौकत उस समय दिल्ली के अंदर फलों का व्यवसाय करता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी नवजोत संधू नाम की लड़की से। शादी के बाद उस लड़की का नाम चेंज होकर अफसान गुरु हो जाता है। शौकत और उसकी बीवी मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। शौकत ने अपने घर से थोड़ी दूर पर मुखर्जी नगर में ही क्रिश्चियन कॉलोनी थी B41 में, जो कि बॉयज हॉस्टल था, उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम अरेंज कर लिया था। आगे चलकर 4 लोगों को और आना था दिल्ली में, तो रूम और चाहिए था,
तो शौकत ने दोबारा रूम अरेंज किया मुखर्जी नगर की गांधी विहार A97 के सेकंड फ्लोर पर। ये सारे अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद नवंबर 2001 में अफजल गुरु मोहम्मद को कश्मीर से लेकर दिल्ली के लिए निकलता है। मोहम्मद जब अफजल के साथ निकल रहा था तो उसके पास कोई हथियार नहीं थे, सिर्फ उसके पास कंपैक्ट प्रेसिडियो लैपटॉप और 50,000 रुपए थे और कुछ भी नहीं था उसके पास। अब अफजल और मोहम्मद दिल्ली पहुंचने के बाद शौकत के घर पर जाते हैं। वहां ये तीनों मिलते हैं और अफजल शौकत को सब कुछ बता देता है कि ऐसे 5 लोग आने वाले हैं, ऐसे ऐसे हमला करने वाले हैं। तो शौकत जो था वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। मोहम्मद तो पहुंच चुका था दिल्ली के अंदर, पर 4 लोगों को और पहुंचाना था दिल्ली के अंदर। इन सारे अरेंजमेंट के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए थे। मोहम्मद दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले हवाला के जरिए 20 लाख रुपए मंगवाता है। उसमें से 5 लाख रुपए अफजल को देता है और कहता है कि अभी जब तुम वापस जाओगे कश्मीर लड़कों को लेने तो तारिक मिलेगा, वहां पर ये 5 लाख रुपए उस तारिक को दे देना। और अफजल ठीक ऐसा ही करता है, कश्मीर पहुंचता है और 5 लाख रुपए तारिक को दे देता है। इसके बदले में तारिक 2 और लोगों से मिलवाता है। ये 2 लोग में से एक का नाम था राजा और दूसरे का नाम था हैदर। इसके बाद अफजल दिसंबर फर्स्ट वीक में दोबारा जाता है कश्मीर, जो कि बाकी बचे 2 आतंकी थे, राना और हमजा, उनको भी लेकर के आता है। लेकिन ये दोनों जब दिल्ली आते हैं तो ये खाली हाथ नहीं आते हैं दिल्ली। ये अपने साथ 2 बड़े बैग में 4 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 12 मैगजीन, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 15 सेल्स, 15 ग्रेनेड, 2 पैकेट डेटोनेटर्स, रेडियो एक्टिव डिवाइस और 2 वायरलेस सेट लेकर आते हैं। दिसंबर 2001 के फर्स्ट वीक में 5 आतंकी मोहम्मद, राजा, हैदर, राना और हमजा, ये सभी लोग दिल्ली पहुंच चुके थे। अब यहां से पार्लियामेंट हमले में बहुत ही कम समय बचा था और इसी टाइम पर शौकत ने गिलानी, जो अफजल और शौकत दोनों का दोस्त था, उसको ही ये सारी चीजें के बारे में बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हमला होने वाला है। अब सारे लोग पहुंच तो गए थे। इसके बाद अफजल का टास्क था कि इन लोगों के लिए मोबाइल और सिम का अरेंज करना था। 4 दिसंबर 2001 को कमल किशोर के मोबाइल शॉप में मोटोरोला मॉडल 180 मोबाइल और सिम लाता है और फिर उसके बाद गफ्फार मार्केट में संदीप चौधरी की दुकान शॉप नंबर 26 से सोनी इरिक्सन मॉडल J70 मोबाइल और कुछ सिम लेकर आता है। अब इन लोगों के पास 5 मोबाइल और 6 सिम कार्ड हो जाते हैं। सबसे पहले मोबाइल इस्तेमाल 5 दिसंबर को मोहम्मद करता है, जो इन लोगों का हेड था। ये अपने नए मोबाइल नंबर 9810565228 से दुबई मल्टीपल कॉल करता है और अपने अटैक करने का प्लान डिस्कस करता है। और ये सारी डिस्कशन करने के बाद अटैक का प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। अटैक से संबंधित ये लोग जितनी भी मीटिंग करते थे शौकत के घर पर करते थे, यानी कि मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 पर। और जब ये मीटिंग होती थी इस घर पे, तो पाकिस्तान के 5 आतंकी जो अटैक करने आए थे और इनके साथ 3 लोग और होते थे, यानी कि अफजल गुरु, SR गिलानी, शौकत, ये तीनों भी रहते थे इनके साथ। और घर में जो शौकत की वाइफ थी अफसान गुरु, ये भी रहती थी। इसको भी अटैक के प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता था। दिल्ली के मुखर्जी नगर में ये सारे लोग बैठकर आतंकी हमला प्लान कर रहे थे। इसके अलावा हर कोई इस चीज से अनजान था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इस मीटिंग में ये लोग डिसाइड करते हैं कि दिल्ली का जो मेन लोकेशन है, यूके और यूएस की एम्बेसी, संसद भवन और एयरपोर्ट, इन सभी की ये लोग जाकर के रैकी करेंगे और वहां का एक डिजाइन बनाएंगे। उसके बाद घर आकर के डिस्कशन करेंगे कि हमले के लिए सबसे सुटेबल जगह कौन सी होगी। इसके पहले ये लोग जाकर के रैकी करें, मैप बनाए, अफजल लैपटॉप में नेट कनेक्ट करके यूके यूएस की एम्बेसीज, दिल्ली एयरपोर्ट, पार्लियामेंट के लोकेशन की, उसके बारे में सर्च करके जितनी भी जानकारी इकट्ठी हो सकती थी वो इकट्ठी करता है, ताकि वहां जाने से पहले उसके पास वहां का डिटेल हो। ये सारी चीजें इकट्ठी करने के बाद शौकत को रैकी के लिए भेजा जाता है और शौकत अपनी यामाहा मोटरसाइकिल से जाता है, जिसका नंबर था DLI 5K3120 था। शौकत को चाणक्यपुरी का एरिया दिया गया था। वहां पर जाकर यूके और यूएस की एम्बेसीज की रैकी करनी थी और मैप बनाना था। ये रैकी करके चार्ट बनाकर वापस आ जाता है और शौकत के वापस आने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि 8 दिसंबर को ये सारे लोग एक साथ पार्लियामेंट जाएंगे और वहां की रैकी करेंगे। तो वहां जाने के लिए एक बाइक की और जरूरत थी, तो ये लोग एक ब्लैक कलर की यामाहा बाइक, जिसका नंबर था HR51E5768, को ये लोग गुप्ता ऑटो डीलर से 20,000 रुपए में खरीद लेते हैं।
और इस बाइक का यूज करके ये लोग पार्लियामेंट पहुंचते हैं और वहां की रैकी करना स्टार्ट करते हैं। रैकी करने के बाद ये लोग शौकत के घर पर इकट्ठा होते हैं और अफजल और मोहम्मद के पास सैटेलाइट फोन था। इस सैटेलाइट फोन के थ्रू गाजी बाबा को फोन मिलाया जाता है और सारी डिटेल गाजी बाबा को बताई जाती है। इसके बाद गाजी बाबा डिसाइड करता है कि ये लोग पार्लियामेंट पर हमला करेंगे और वहां के जितने भी लीडर हैं उनको बंदी बनाएंगे। इसके बाद सभी आतंकी हमले की तैयारी बहुत तेज कर देते हैं। इसके बाद बम बनाने के लिए अफजल 6 दिसंबर को हमजा के साथ दिल्ली में खारी बावली एरिया में अनिल कुमार की दुकान से 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट खरीदता है। ऐसे ही तुलाराम एंड सेंस से 15 किलोग्राम सिल्वर पाउडर, 5 किलोग्राम सल्फर, 30 केजी कैपेसिटी का स्टील ड्रम और मिक्सर ग्राइंडर जार के साथ ये लोग ड्राई फूड भी खरीदते हैं ताकि ऑपरेशन लंबा चले तो इनके पास खाने के लिए कुछ हो। अब इन लोगों को सामान बनाने और कार पार्क करने के लिए एक बड़े घर की जरूरत थी, इसीलिए 9 दिसंबर 2001 को ये लोग मुखर्जी नगर के इंदिरा विहार में हाउस नंबर 281 में, जो सेकंड फ्लोर पर था, उसको प्रॉपर्टी डीलर बलराज के थ्रू रेंट पर लेते। अब इनको चाहिए थी एक सफेद अम्बेसडर कार जिसके थ्रू ये लोग हमला करने वाले थे। जैसे तैसे करके 11 दिसंबर को अफजल और मोहम्मद कार को ढूंढ रहे थे। करोल बाग में एक कार डीलर था जिसका नाम था लकी मोटर्स। लकी मोटर्स के पास ये लोग जाते हैं और मोहम्मद अपना नाम आसिफ हुसैन खान बताता है और एक पुरानी अम्बेसडर कार जिसका नंबर DL3CJ152 था, इसको ये लोग 1,80,000 में खरीद लेते हैं। ये कार खरीदने के बाद सबसे पहले ये लोग कार में शैडो फिल्म लगवाते हैं ताकि कार के अंदर कुछ दिखे ना। इसके बाद इसको एक लाल बत्ती चाहिए थी जिसके लिए ये लोग हैमिल्टन रोड कश्मीरी गेट पर जाते हैं और एक लाल बत्ती खरीद कर लाते हैं और अम्बेसडर कार पर लगा देते हैं ताकि इनकी गाड़ी मंत्री की गाड़ी जैसे लगे। लाल बत्ती के साथ साथ ये लोग 3 पुलिस वर्दी और दिल्ली का मैप और बहुत कुछ खरीद कर लाते। इसके बाद 12 दिसंबर 2001 को हमले में सिर्फ एक दिन बचा था और लैपटॉप से मोहम्मद गृह मंत्रालय का फेक स्टिकर बनाता है कार पे लगाने के लिए। इसके साथ साथ 8 आईडी कार्ड भी प्रिंट करके बनाता है। इन सभी आईडी कार्ड पर फेक नाम और एड्रेस मेंशन था। सभी कार्ड पर एक ही मोबाइल नंबर लिखा था। इसी मोबाइल नंबर के थ्रू हमले के बाद ये लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस इसी से बहुत बड़ा क्लू निकालती है। ये इस तरह से डिटेल मेंशन थी आईडी कार्ड पर। अब हमले में कुछ ही घंटे समय बचे थे। 12 तारीख को जो ये लोग सामान लेकर आए थे बम बनाने के लिए, वायर के साथ सारी चीजें ये लोग कार में फिट कर देते हैं। इसके बाद मोहम्मद अफजल को गाड़ी के पास बुलाता है। वहां पर अपना लाया हुआ लैपटॉप अफजल को दे देता है और कहता है कि इसको गाजी बाबा को वापस कर देना और इसके साथ साथ 10 लाख रुपए भी देता है अफजल को और कहता है कि तुम तीनों यानी कि अफजल, शौकत और गिलानी इसको आपस में बांट लेना। और आगे चलकर कोर्ट में ये भी यही चीज आई थी कि 12 और 13 दिसंबर की रात को 12:40 के करीब गिलानी बार बार शौकत को कॉल कर रहा था। इसके बाद डेट आती है 13 दिसंबर 2001 को। इसी दिन पार्लियामेंट पर हमला होने वाला था। सुबह 10 बजे ये सारे आतंकी हर एक सामान जो हमले में यूज होना था सब कुछ अम्बेसडर कार में रख देते हैं। सारा सामान रखने के बाद ये पांचों आतंकी पार्लियामेंट हमले के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही इनकी अम्बेसडर कार पार्लियामेंट के एरिया में पहुंचती है ये लोग गाड़ी रोकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला फेक स्टिकर सामने शीशे पर चिपका देते हैं और 10:40 पर मोहम्मद अफजल गुरु को फोन लगाता है और कहता है कि टीवी देखकर बताओ कि इस समय पार्लियामेंट के अंदर वीवीआईपी कौन कौन है। अब यहाँ से शौकत, अफजल, गिलानी इन तीनों का काम खत्म हो चुका था। अब यहाँ से शौकत और अफजल डिसाइड करते हैं कि अब वो कश्मीर चले जाएंगे, लेकिन गिलानी कहता है कि वो दिल्ली में ही रुकेगा और उसके हिस्से का जो 2 लाख रुपए है कहता है कि कश्मीर में जाकर के मेरे फैमिली को दे देना। तो गिलानी दिल्ली के अंदर रुकता है। अफजल और शौकत, एक ट्रक था जो शौकत की बीबी के नाम पर रजिस्टर्ड था जिसका नंबर था HR38E67 में बैठकर ये लोग आराम से श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं। इधर पांचों आतंकी हमला करने के लिए पार्लियामेंट के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इस टाइम करीब 11 बजने वाले थे और पार्लियामेंट का सेशन भी 11 बजे शुरू होने वाला था। पुरानी पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग थी वो राउंड शेप में थी जिसमें एंट्री करने के लिए 12 बड़े गेट लगे हुए थे, जिसमें से गेट नंबर 11 से इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री और एग्जिट होती थी और बाकी गेट से और सभी पॉलिटिशियन आते जाते थे। जब भी किसी पार्लियामेंट के एरिया में किसी को आना होता था तो आईडी चेक करानी होती थी। चेक कराने के बाद ही आप इस रोड पर आ सकते थे। 2001 में पार्लियामेंट के पास 3 लेयर की सिक्योरिटी थी जिसमें CRPF, ITBP और दिल्ली पुलिस देख रही थी।
इधर आतंकी पार्लियामेंट एरिया में पहुंचने वाले थे। उधर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सेशन चल रहा था। ये सेशन 1 बजे तक चलना था, लेकिन सेशन के बीच में एक दिक्कत हो जाती है। उस टाइम पर बीजेपी की सरकार थी, तो कारगिल वार के जो शहीद थे उनके महंगे कफन को खरीदने को लेकर कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रही थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर हू हल्ला हो रहा था, जिसके कारण स्पीकर 11:20 पर 40 मिनट के लिए पूरा सेशन रोक देते हैं और कहते हैं कि इसके बाद अब 12 बजे सेशन स्टार्ट होगा। ये चीज सुनते ही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी अपने गवर्नमेंट बंगलों के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन बाकी बड़े नेता जैसे LK अडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन, ये सब लोग पार्लियामेंट के अंदर थे। और अब 11:30 पर गेट नंबर 2 पर आतंकियों की गाड़ी को एंट्री मिल जाती है, क्योंकि इनके गाड़ी पर होम मिनिस्ट्री का फेक स्टिकर और लाल बत्ती लगी हुई थी। एंट्री मिलने के बाद ये लोग गाड़ी को गेट नंबर 12 की तरफ जाने लगते हैं। प्लान इनका ये था कि गाड़ी को कहीं चुपचाप पार कर देंगे और कार को ब्लास्ट कर देंगे। उसके बाद सारी की सारी 3 लेयर सिक्योरिटी जो है उनका ध्यान कार पर होगा। जब सभी लोगों का ध्यान कार पर होगा तो आतंकी पार्लियामेंट के अंदर घुसकर सारे नेताओं को बंदी बना लेंगे और उसके बाद नेगोशिएशन करेंगे। ये इनका प्लान था। लेकिन जैसे ही आतंकी अपनी एम्बेसडर कार लेकर गेट से एंट्री करते हैं, ये लोग हड़बड़ी में कार को नॉर्मल स्पीड से तेज चला रहे थे। नॉर्मली क्या होती है कि नेताओं की कार नॉर्मल स्पीड पर चलती है। जब इनकी कार नॉर्मल स्पीड से तेज जा रही थी तो जेपी यादव को ये चीज देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये गाड़ी इतना स्पीड से क्यों जा रही है। जैसे ही जेपी यादव को शक होता है, कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी एम्बेसडर कार रोकते नहीं हैं, बल्कि और तेज स्पीड करके भागने लगते हैं, जिसके कारण जेपी यादव का डाउट और बढ़ जाता है और ये गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। एक तरफ आतंकियों की गाड़ी को जेपी यादव पीछा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत को गेट नंबर 11 से निकलना था। वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्वॉय था गेट नंबर 11 पर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट निकलते भी हैं, लेकिन कुछ काम आ जाता है, जिसके कारण वाइस प्रेसिडेंट फिर से अंदर चले जाते हैं और गेट नंबर 11 पर उनका कॉन्वॉय इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ से भागते भागते जो आतंकियों की गाड़ी थी, जल्दीबाजी के चक्कर में इसी कॉन्वॉय के बगल में ले जाते हैं और हड़बड़ी में ये जब रिवर्स करने लगते हैं तो वहां खड़ी कॉन्वॉय की गाड़ी में टक्कर मार देते हैं। लेकिन इस टक्कर की वजह से एक चीज अच्छी हो जाती है, जो आतंकियों का कार था, जो बम लगा था, उसके डेटोनेटर का तार निकल जाता है, जिसकी वजह से बम का काम करना बंद कर देता है। अगर ये तार नहीं निकला होता तो ये लोग इतना विस्फोटक सामान लेकर आए थे जिससे पूरा पार्लियामेंट उड़ सकता था। जैसे ही टक्कर लगता है, वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से जो ड्राइवर शेखर और दिल्ली की पुलिस ASI जीतराम ये जो आतंकी गाड़ी चला रहा था, उसकी कॉलर पकड़कर उसके कनपटी पर बंदूक तान देते हैं। इसके बाद एम्बेसडर के सारे गेट खुलते हैं और अंधाधुंध AK-47 से आतंकी फायरिंग करने लगते हैं। जैसे ही ये लोग निकलते हैं, उसके बगल में एक देशराज नाम के माली थे, वो वहीं पर पेड़ की कटाई कर रहे थे। आतंकी सबसे पहले इनको गोली मारते हैं, इसके साथ साथ जो जीतराम थे उनको भी गोली मार देते हैं। जैसे ही ये सारी चीजें जेपी यादव देखते हैं जो आतंकियों का पीछा कर रहे थे, वो वार्निंग अलार्म बजा देते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, गेट नंबर 11 तुरंत बंद हो जाता है। बाकी जितने भी पार्लियामेंट के गेट और खिड़की थे वो सभी बंद हो जाते हैं। इसके बाद ये पांचों आतंकी जेपी यादव के ऊपर गोली चला देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। और ये पांचों आतंकी हाथ गोला फेंकते हुए गेट नंबर 1 की तरफ भागते हैं। जैसे ही गेट नंबर 1 पर पहुंचते हैं, CRPF के हेड कांस्टेबल YV थापा और सुखविंदर सिंह कांस्टेबल, जो आतंकी का हेड था, मोहम्मद को गोली मार देती है और मोहम्मद के शरीर पर एक्सक्लूसिव बम बंधा हुआ था। वो गेट नंबर 1 पर बहुत तेजी से धमाका करता है। जैसे ही गेट नंबर 1 पर धमाका होता है, CISF के ब्रावो कंपनी की कमलेश कुमारी गेट नंबर 1 की तरफ भागने लगती हैं, लेकिन आतंकी पहले से वहां पर थे, तो ये लोग कमलेश कुमारी के ऊपर अंधाधुंध गोली चला देते हैं और वहीं पर वो भी शहीद हो जाती हैं। इसके बाद बाकी बचे 4 आतंकी गेट नंबर 4 और 5 की तरफ भागने लगते हैं और इसी टाइम पर पार्लियामेंट के अंदर सभी नेताओं को पता चल जाता है कि यहाँ पर आतंकी अटैक हुआ है। तो सारे के सारे नेता सीट के नीचे छुप जाते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रमोद महाजन हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले जाते हैं और उनके कमरे में CCTV कैमरा और 8 LED लगी हुई थी। और ये जो आतंकी हमला था, LK अडवाणी और प्रमोद महाजन जी LED पर लाइव देख रहे थे, जिसको देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जब ये आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ जा रहे थे तो बीच में गेट नंबर 9 आता है और इसी गेट पे CISF के कांस्टेबल संतोष सिंह थे। चारों आतंकी संतोष सिंह के एकदम टारगेट पर थे।
तो इन चार में से तीन हमजा, राजा और राणा को अकेले संतोष सिंह ही गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। अब अकेला हैदर बचा था, जो गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहा था, पाकिस्तान के नारे लगाते हुए, हाथ गोले फेंकते हुए, गोली चलाते हुए। बहुत देर भागने के बाद जब सारे गेट बंद थी, सारी खिड़कियां बंद थी, तो वहीं पर दूरदर्शन की केबल थी। हैदर वही केबल पकड़कर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो सीआरपीएफ के कांस्टेबल श्याम वीर सिंह गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। कुल मिलाकर 30 मिनट के अंदर यानी कि 12:15 तक ये पूरा का पूरा हमला रोक दिया जाता है और इन पांचों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जगह जगह पर जो ये लोग हाथ गोले फेंक रखे थे, वो 2-3 घंटे तक फटते रहते हैं। उसको क्लियर करने में ज्यादा टाइम लग गया था। सब मैटर खत्म होने के बाद सभी नेता पार्लियामेंट के बाहर निकलने से डर रहे थे। नेता एक कंडीशन रखते हैं कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों तरफ से घेरा बनाकर खड़े हो जाएंगे तो उसके बीच से हम लोग निकलेंगे। तो ऐसा ही किया जाता है, तब सभी नेता लोग निकलते हैं। इन्हीं सब के बीच लाल कृष्ण आडवाणी मरे हुए आतंकियों के पास जाते हैं और उनको देखते ही पहली लाइन यही बोलते हैं कि दे लुक लाइक पाकिस्तानी। इस आतंकी हमले में हमारे 9 जवान भी शहीद हो जाते हैं। इसके बाद इस पूरे एरिया के अंदर स्पेट की जो टीम थी वो पहुंचती है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। आतंकियों की गाड़ी को चेक करते हैं तो उसमें ढेर सारा ड्राई फूड मिलता है और उसके साथ साथ बहुत सारे सामान मिलते हैं। उसमें एक स्टिकर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था, ये मैसेज था। इसके साथ साथ कार के अंदर 30 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल जो था वो मिलता है। इसके बाद स्पर्ट टीम गेट नंबर 1 पर जाती है जहां मोहम्मद को गोली मारा गया था, उसके पास पहुंचती है। उसके पास 3 सिम मिलते हैं जिसमें से इतने नंबर डायल हुए थे, जिसके साथ जीएसएम कम सैटेलाइट नंबर भी मिला था 882165115017। जीएसएम सैटेलाइट नंबर पर ये लोग बात करते थे। ये जो नंबर था जीएसएम सैटेलाइट का, ये गाजी बाबा का नंबर था। इसके बाद स्पर्ट टीम गेट नंबर 9 पर जहां पर राणा, राजा, हमजा की बॉडी पड़ी हुई थी, यहां से इसके जेब से स्लिप मिलती है जिसमें ये नंबर लिखे हुए थे। इन नंबरों से बहुत कुछ क्लू नहीं मिल पाता है, लेकिन एक नंबर था जो हर किसी की आईडी पर मेंशन था 9811489429 और इसी नंबर की वजह से पुलिस पूरे ऑपरेशन को पकड़ लेती है। और इस टाइम न्यूज की लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, तो लकी मोटर्स के हरपाल सिंह न्यूज देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि इनसे ही 2 दिन पहले अम्बेसडर कार खरीद कर ले गए थे आतंकी। इसके बाद हरपाल सिंह मोटर की रसीद और आतंकियों की फोटो लेकर पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद पुलिस आतंकियों की बॉडी हरपाल सिंह से पहचान करवा करके छोड़ देती है। अब ये जो कॉमन नंबर था जो सबके आईडी पर मेंशन था, इसकी इंक्वायरी का काम दिया गया था इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा जी को। वो जब इसकी इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि ये जो नंबर है यह 6 नवंबर 2001 को एक्टिवेट हुआ है। यह अकेला नंबर था जो सारे नंबर के टच में था, लेकिन इस इंक्वायरी के टाइम पर स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस इसका डिटेल निकलवाना स्टार्ट करती है। जैसे ही इस नंबर की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलती है कि 3 बार इस नंबर से आतंकियों के हेड मोहम्मद को अलग अलग टाइम पर कॉल किया गया था। एक 10:40 पर, एक 11:04 पर और एक 11:22 पर। जैसे ही डिटेल सामने आती है पुलिस का ध्यान पूरी तरह से इस नंबर का डिटेल निकालने में लग जाता है। पता करने पर यह पता चलता है कि इस नंबर से एक नंबर और टच में है, जो नंबर था 9811573550। इस नंबर के टच में था। ये नंबर जो था शौकत का था, वह शौकत के नंबर को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है एक और नंबर 9810081222 ये शौकत के टच में था, जो गिलानी का नंबर था। अब इस टाइम पुलिस के हाथ में 3 नंबर आ गए थे जो चालू हालत में थे। पुलिस को इन्हीं नंबर के जरिए आतंकियों को पकड़ना था। शुरू के जो 2 नंबर थे वो एसआर कंपनी के कैश कार्ड वाले थे। कैश कार्ड की वजह से इस नंबर का ज्यादा कुछ डिटेल नहीं निकल पाता है, लेकिन जो तीसरा नंबर गिलानी वाला था वो एयरटेल का नंबर था। इसकी पेमेंट गिलानी ने अपने एसबीआई कार्ड से की थी, जिसकी वजह से गिलानी का एड्रेस 535 DR मुखर्जी नगर दिल्ली ये पुलिस के हाथ में आ जाता है। ये इकलौता नंबर था जो ऑन था और गिलानी का यही नंबर इन सबको पकड़वाता है। ये सारी डिटेल पता चलने के बाद पुलिस कुछ टाइम इंतजार करती है और इंस्पेक्टर मोहन इन तीनों नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं और पूरी टीम बैठकर वेट करती है ताकि इस नंबर पर कोई कॉल आए तो पूरी बात सुन सके। काफी देर इंतजार करने के बाद 14 दिसंबर 2001 को 12:52 पर कश्मीर से गिलानी का कजन गिलानी के नंबर पर फोन करता है। पूरी टीम में से इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह जो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे वो इनको इंटरसेप्ट कर लेते हैं और पूरी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं। उधर से गिलानी का कजन कश्मीरी में बोलता है ये का करो। इधर से गिलानी कश्मीरी में बोलता है ई चीज जरूरी। इसका मतलब उधर से पूछता है कि क्या कर दिए।
इधर से गिलानी कहते हैं कि ये जरूरी था। अब यहाँ से पुलिस गिलानी को पकड़ने के लिए निकलती है और टीम के कुछ लोग तीनों नंबर को ट्रेस कर रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद दूसरा नंबर जो शौकत का था उस पे कॉल आती है जो उसकी वाइफ करती है। वो बहुत डरी हुई थी और वो कहती है कि उसको बहुत डर लग रहा है ये सब होने के बाद। और अगले दिन फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें पता चलता है कि शौकत और उसकी बीवी पार्लियामेंट अटैक से संबंधित बात कर रहे थे। इसके बाद 15 दिसंबर 2001 को 10 बजे गिलानी को उसके घर से पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जब पुलिस अपने स्टाइल में पूछना स्टार्ट करती है तो गिलानी सब कुछ सच सच बता देता है। उसके बाद पुलिस गिलानी को लेकर शौकत के घर पर पहुंचती है तो शौकत घर पे था नहीं, लेकिन उसकी बीवी घर पे मिलती है। तो 10:45 पर पुलिस शौकत की बीवी को अरेस्ट कर लेती है और उसकी बीवी अफसान गुरु एक्सेप्ट कर लेती है कि पार्लियामेंट अटैक के बारे में उसको सब कुछ पता था और ये भी बताती है कि शौकत और अफजल दिल्ली में नहीं, उन्होंने एक ट्रक जिसका नंबर HR38E67 इसमें बैठकर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब पुलिस गाड़ी नंबर और सारे डिटेल श्रीनगर पुलिस के पास भेज देती है और 15 दिसंबर 2001 को 11:30 पर अफजल और शौकत को श्रीनगर की पुलिस अरेस्ट कर लेती है और दिल्ली पुलिस श्रीनगर जाकर शौकत और अफजल को दिल्ली ले आती है। जब दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट कर रही थी तो इनके पास 10 लाख रुपए, एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप जो मोहम्मद ने गाजी बाबा को देने के लिए दिया था और एक नोकिया का मोबाइल मिलता है जिसका EMI नंबर ये था। जब ये लैपटॉप को फोरेंसिक में भेजा जाता है तो पता चलता है कि होम मिनिस्ट्री का फेक स्टिकर, सारे ID कार्ड, सब कुछ इसी लैपटॉप से किए गए थे। इसके बाद इन लोगों को पुलिस 17 दिसंबर 2001 को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में लेकर गई ताकि जो हमले में मारे गए आतंकी हैं उनकी बॉडी को कंफर्म करके बता सकें कि ये वही थे। जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो 20 दिसंबर 2001 को SP राजवीर सिंह, अफजल गुरु, शौकत, अफसान गिलानी इन चारों को मीडिया के सामने इंटरव्यू के लिए लाते हैं। इन चारों में से बाकी कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा था, सिर्फ अफजल था जो मीडिया से बात कर रहा था। इन्हीं सबसे बात करते करते मीडिया से कहता है कि जो गिलानी है उसका इसमें कोई रोल नहीं है। ये सुनते ही SP राजवीर सिंह उनको डांट कर चुप करा देते हैं और आगे चलकर शौकत की बीबी और गिलानी का कनेक्शन पुलिस कोर्ट में इस्टेब्लिश नहीं कर पाती है जिसकी वजह से ये दोनों बच जाते हैं। इसके बाद शौकत को 10 साल की सजा हो जाती है और अफजल को 9 फरवरी 2013 को सुबह 10 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। उसके बाद तिहाड़ जेल में ही मकबूल भट्ट के कब्र के बगल में दफना दिया जाता है। ये सब होने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार जैसा सिचुएशन हो गया था। इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एयर स्पेस, ट्रेन, बस सब कुछ बंद कर दिया था जो दोनों देश के बीच में चलता था। बॉर्डर पर 7 लाख सैनिक इंडिया और बढ़ा देता है। इसके जवाब में पाकिस्तान भी 3 लाख सैनिक और बढ़ा देता है। इंडियन आर्मी में सब लोगों की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। बात न्यूक्लियर वार तक पहुंच गई थी, लड़ाई होना तय था। जैसे तैसे करके US, रसिया, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान की रिक्वेस्ट पर वार को रोक दिया जाता है। संसद भवन के बाहर आतंकवादियों की पड़ी हुई लाशें, उनका पाकिस्तानी होने का सत्य हमने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अयोध्या IAS के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।